हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा है ना। वेलकम यू ऑल टू द ग्राउंड सक्सेस। आई होप आप सब अच्छे होंगे दोस्तों। राजस्थान पीसीएस का स्टैटिक पोर्शन हम कवर कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने सेकंड चैप्टर जो था पुरातात्विक स्रोत, इसके घोषुंडी शिलालेख के बारे में, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लेख के बारे में, इसके अलावा राज प्रशस्ति, चीरवे का शिलालेख, बिजोलिया का शिलालेख और साथ ही आपका रायसिंह प्रशस्ति, नेमिनाथ और घटियाला शिलालेख के बारे में जो है हमने कवर किया था। अब आज के टॉपिक में हम दोस्तों बड़वा यूप अभिलेख से शुरुआत करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम कवर करते जाएंगे। ठीक है, डेली शाम को हमारी ये वीडियो आई जाती है, बाकी आप लोग जुड़ जाओ। और इस स्टैटिक पोर्शन को हम पिछले पिछले सालों में जो क्वेश्चंस बने हुए हैं राजस्थान पीसीएस स्पेशल, राजस्थान का जो पूछता है, हिस्ट्री हो चाहे ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें कवर कर रहे हैं। बाकी धीरे धीरे करके ना भी हिस्ट्री वाला पार्ट हमारा ये चल रहा है और धीरे धीरे करके हम इसकी ज्योग्राफी भी कवर करेंगे, राजस्थान की पॉलिटी भी कवर करेंगे। ठीक है, और केवल वही पढ़ रहे हैं हम जहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हुए, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ रहे हैं, कुछ भी फालतू नहीं पढ़ रहे हैं। मैं जितना बता रहा हूँ, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप लोग इसका जो है पेपर्स को उठा करके इस सीरीज के बाद में दोस्तों अभी क्या कर रहे हैं हम लोग, साथ में स्टैटिक पोर्शन जो राजस्थान का है, इसके साथ साथ हम पीवाईक्यू को भी मैं आपको बताता चलता हूँ हैंड टू हैंड। ठीक है, इस तरीके से हम कवर कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद में हम क्या करेंगे, जब ये सारी सीरीज हमारी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एग्जाम से पहले तकरीबन 30 दिन पहले या 20 दिन पहले हम जो भी क्वेश्चंस हैं उनको भी अलग से सॉल्व करेंगे। अभी स्टैटिक प्लस पीवाईक्यू ये हम साथ लेकर चल रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं पहले और एक्सपेक्टेड किस तरीके के क्वेश्चंस आगे को बन सकते हैं। इन चीजों को हम कवर करते हुए चल रहे हैं। चलो, आज का लेक्चर बड़वा यूप अभिलेख से शुरुआत करते हैं। और देखो, यूप का मतलब होता है एक तरह से स्तंभ, यानी कि पिलर। ठीक है, या कोई ऐसा चार दीवारी या कोई ऐसी दीवार जिस पर जो है कोई लेख लिखा हुआ हो, जिससे एक स्रोत मिलता हो, जानकारी पता चलता हो वहाँ की हिस्ट्री के बारे में या वहाँ की मुद्राओं के बारे में, वहाँ के कल्चर के बारे में। तो वो स्तंभ से पता चलता है, अभिलेख जहाँ पर लिखे हुए रहते हैं। ठीक है, एक सेकंड में आपको फुल पेज पर शो करता हूँ। ये देखो आप। ठीक है, अब देखो बड़वा यूप अभिलेख जो है यहाँ पे 181 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड है और यहाँ से मौखरी वंश का पता चलता है। ठीक है, और 12 जिले की अंता तहसील में ये मिलता है। ठीक, 3 यूप अभिलेख यहाँ से प्राप्त हुए और इन 3 यूप अभिलेखों में बौद्ध धर्म की अवनति और हिंदू धर्म के पुनरुद्धार, यानी कि हिंदू धर्म का यहाँ पर उत्थान हुआ है और बौद्ध धर्म के बारे में जो है ना चीजें थोड़ा नीचे आई हैं। यहाँ से कृत संवत का उल्लेख भी यहाँ से प्राप्त होता है। इसके अलावा मौखरी वंश में महासेनापति बल के 3 पुत्रों के यज्ञ का उल्लेख भी हुआ है। ठीक है, और ये जो पिलर है, यह स्तंभ है, सबसे पहला प्राचीन अभिलेख यहाँ से मिलता है मौखरी वंश का। ठीक है दोस्तों, ये कुछ ज्यादा इसमें है। वैसे तो स्टोरी बहुत सारी है लिखने के लिए, पूरी कहानी है इस तरीके से अगर मैं आपको समझाऊं, लेकिन मैंने अपने नोट्स को किस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कैसे क्वेश्चन बने हुए हैं एक्सपेक्टेड और कैसे बन सकते हैं। अब बड़वायुप अभिलेख से मैं नहीं मानता इससे बाहर कोई क्वेश्चन बना हुआ होगा। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा मैं आपको अगर क्वेश्चन भी बताऊं तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता कि बड़वा गांव से प्राप्त यूप अब स्तंभ अभिलेख किस वंश के बारे में पूछ लेगा। तो सीधे सीधे आप देखो ये मौखरी वंश को रिलेट कर रहा है ना। ऐसे ही आगे हम चलेंगे। तो अब आज की वीडियो जो है हमारी, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें हम सारा फैक्चुअल कवर करेंगे। हर एक चीज की जो इंपॉर्टेंट, हर एक अभिलेख को हमने कवर किया हुआ है। जो इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन बना हुआ है उसी को कवर करेंगे। जैसे बरनाला अभिलेख के बारे में है, तो ये बरनाला अभिलेख 278 ईस्वी का दोस्तों इसका टाइम पीरियड है और जयपुर के अंत में भगवान विष्णु की यहाँ वंदना की गई थी। वैष्णव संप्रदाय की उपस्थिति का पता चलता है यहाँ से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद में आपका आता है दोस्तों कुंभलगढ़ की प्रशस्ति अभिलेख। ठीक है, इसके जो प्रशस्तिकार हैं, मतलब जिन्होंने उत्कीर्णन किया, उनका नाम है कवि महेश। यहाँ पर जो लिपि यूज की गई है उसका नाम देवनागरी लिपि है और भाषा यहाँ पर संस्कृत है। पहली जो शिला, इसमें 68 श्लोक मिले और दूसरी शिला में किलांगताल, चित्तौड़गुर्ग, ये सारी चीजों का पता चला है। और यह अभिलेख दोस्तों उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित है। ठीक है, इस प्रशस्ति से मेवाड़ की भौगोलिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक स्थिति का पता चला है। इसमें एक गुहिल वंश का भी वर्णन है। इसके अलावा
इस अभिलेख में बापा रावल को विप्रवंशीय ब्राह्मण कहा है। मेवाड़ के महाराणाओं की अगर वंशावली के बारे में क्वेश्चन बनेगा कि मेवाड़ के महाराणाओं की वंशावली का पता चलता है किससे, तो कुंभलगढ़ की प्रशस्ति अभिलेख जो है वहां से पता चलता है। ऐसे ही एकलिंगी प्रशस्ति की बात चलती है तो ये गिरवा तहसील जो है उदयपुर में है और इसके रचयिता है महेश भट्ट, इनको महेश्वर भी कहते हैं। और बापा रावल का संन्यास लेने का जो टाइम पीरियड, संन्यास लेने के बारे में जानकारी और मेवाड़ के गुहिलों का वर्णन भी किससे होता है दोस्तों, देखो भूलना मत, एकलिंगी प्रशस्ति से। ठीक है, चलो इसके बाद जो हमारा अगला फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है आज परली के लेक के बारे में। ये जो है ना पहले अजमेर जिला हुआ करता था, इसको केकड़ी जिला कहते हैं। यहाँ पर एक तहसील है जिसका नाम है भिनाई तहसील। और दोस्तों इस अभिलेख को बड़ली के पास में भिलोट माता मंदिर के पास प्राप्त किया था। लिपि यहाँ पर ब्राह्मी है, ठीक है, और अजमेर संग्रहालय में ये सुरक्षित रखा हुआ है। इसके बाद में बात आती है मंडोर शिलालेख की, जोधपुर से संबंधित है। बावड़ी में, मंडोर की एक बावड़ी में एक शिला पर ये जो है शिलालेख उत्कीर्ण है। उत्कीर्ण का मतलब है कि लिखा हुआ है। 685 ईस्वी के टाइम पीरियड है इसका और विष्णु और शिव की पूजा पर प्रकाश डालता है ये अभिलेख। दूसरा शिलालेख इससे रिलेटेड 837 ईस्वी का है, जहां पर भी विष्णु और शिव की पूजा पर प्रकाश डालने का उल्लेख है। और ये शिलालेख जो है दूसरा वाला, ये गुर्जर प्रतिहार शासक हुए बाउक, इनके द्वारा ये खुदवाया गया था। ठीक है, फिर आता है आपका ग्वालियर प्रशस्ति शिलालेख। मिहिर भोज प्रथम इससे रिलेटेड है और ब्राह्मी लिपि है, संस्कृत में उत्तरी ब्राह्मी लिपि, 880 का लगभग टाइम पीरियड है। और इसके जो लेखक हैं भट्ट धानिक के पुत्र हैं बालादित्य। गुर्जर प्रतिहार से रिलेटेड है ग्वालियर प्रशस्ति, भूलना मत आप बिल्कुल भी, इंपॉर्टेंट है। ग्वालियर प्रशस्ति आपका जो है ना गुर्जर प्रतिहारों से रिलेटेड है। फिर आता है आपका पुर का ताम्रपत्र, देखो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। 1535 ईस्वी का ये टाइम पीरियड है और रानी कर्मावती से रिलेटेड है। अब जौहर की घटना आपने सुनी होगी, ठीक है, यानी कि जो स्त्रियां आग में चली जाती थी, तो जौहर की घटना के समय ये ताम्रपत्र इससे जुड़ा हुआ है। और यहाँ पर मेन चीज क्या है कि रानी कर्मावती ने भूमि अनुदान की थी, उसका स्रोत इस अभिलेख से या इस ताम्रपत्र से मिलता है। इसके बाद में आता है दोस्तों चिकली ताम्रपत्र, ठीक है, 1438 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड है और इससे किसानों से वसूल की जाने वाली लाग बागों का पता चलता है। ठीक है, लाल बागों का पता चलता है। इसके बाद में आता है आपका हर्षनाथ प्रशस्ति के बारे में, 973 का टाइम पीरियड है। हर्षनाथ, इसको जो ना सीकर भी एक इनसे शब्द रिलेटेड है, भूलना मत आप, सीकर। हर्षनाथ के मंदिर की प्रशस्ति जो है 973 ईस्वी के टाइम पीरियड की है और इसमें जो है हर्षनाथ मंदिर का निर्माण अल्लट द्वारा किए जाने का वर्णन है। इसमें चौहानों का वंशक्रम, उनकी उपलब्धियां, है ना, और पाशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्व रूप का उल्लेख इसमें मिलता है। चौहान शासक हुए एक बिग्रराज, ठीक है, इनके समय का ये प्रशस्ति है और इसमें जो है ना बागड़ को बारगट कहा गया है इस प्रशस्ति में। इसके बाद आगे चलेंगे हम। फिर आता है एक रसिया का क्षत्रिय अभिलेख, 1274 ईस्वी का टाइम पीरियड है और चित्तौड़गढ़ जिले के राजमहल के पीछे ये बना हुआ है ना। मेवाड़ के जो गोहिल वंशीय शासक हैं उनकी जानकारी यहाँ से मिलती है और इसकी जो रचना है बेश शर्मा ने की। बेश शर्मा प्रिय पटु के पुत्र है, ठीक है। मेवाड़ के जनजीवन प्राकृतिक स्थिति की जानकारी इस अभिलेख से मिलती है, किससे, रसिया के क्षत्रिय अभिलेख से। इसके बाद में दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट अभिलेख है जिसका नाम मानमोरी का लेख है। देखो मानसरोवर झील के तट पर 713 ईस्वी का टाइम पीरियड है, भूलना मत, 713 ईस्वी। इसके एक पिलर पर इस लेख में अमृत मंथन की कथा और मौर्य राजाओं का उल्लेख मिला, ठीक है, 4 मौर्य राजाओं का उल्लेख है। इसके रचयिता या प्रशस्तिकार जो है वो है नागभट्ट के पुत्र पुष्य, ठीक है, और इसके अलावा इसमें शिवादित्य का भी उल्लेख है। शिवादित्य का उल्लेख भी इसमें मिलता है। एक व्यक्ति है कर्नल टाड़। कर्नल टाड़ को चित्तौड़गढ़ से प्राप्त इस लेख से उस समय के राजाओं द्वारा किए जाने वाले टैक्स, युद्ध में हाथियों का यूज, शत्रुओं को बंदी बनाए जाने की जानकारी मिलती है, ठीक है। इसमें चित्रांगद मौर्य का उल्लेख है, चित्तौड़गढ़ का जिन्होंने निर्माण किया था, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है।
चित्रांगद मौर्य, मौर्य राजाओं से संबंधित चित्तौड़गढ़ का निर्माण किया था इनके द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब कर्नल टाड जो है इस अभिलेख को अपने साथ इंग्लैंड लेकर जा रहे थे। ठीक है, जब इंग्लैंड लेकर जा रहे थे तो समुद्र में बैलेंस नहीं बन पा रहा था, तो बोट का बैलेंस या शिप का बैलेंस बनाने के लिए इस अभिलेख को कर्नल टाड को समुद्र में फेंकना पड़ा, वरना असंतुलन की स्थिति बन रही थी। तो ये अभिलेख जो है हमेशा के लिए समुद्र में समा गया। फिर आता आपका नाथ प्रशस्ति 971 ईस्वी का इसका टाइम पीरियड है, और उदयपुर के लकुलीश मंदिर में लगे हुए शिलालेख को नाथ प्रशस्ति कहा जाता है। इसकी भाषा जो है संस्कृत पदों में देवनागरी लिपि है। मेवाड़ के इतिहास का वर्णन इस अभिलेख से मिलता है। फिर आता है अपराजित। अपराजित का शिलालेख 661 ईस्वी का टाइम पीरियड है, और दामोदर द्वारा इसकी रचना की गई। मेवाड़ के गुहिल शासक अपराजित की उपलब्धियों का वर्णन है। ठीक है, अपराजित कौन है? मेवाड़ के गुहिल शासक है दोस्तों। ठीक है, इनकी उपलब्धियों का वर्णन है, और मेवाड़ के नागदा गांव के पास कुंडेश्वर मंदिर में ये मिलता है। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि जैसलमेर में तांबे का सिक्का प्रचलन में था, जो डोलिया या डोडिया कहलाता था। फिर इसके बाद में आता है दोस्तों गधिया सिक्के के बारे में। ठीक है, गधिया सिक्के के बारे में तो इसमें क्या है कि मेवाड़ के कई स्थानों पर हूणों द्वारा प्रचलित चांदी व तांबे के गधिया सिक्के, ठीक है, चांदी और तांबे के, इसके अलावा जो प्रतिहार शासकों के सिक्कों के चिन्हों को पतला करके बनाए गए थे, इसमें साइन का अंकन स्पष्ट नहीं हो सकता, गधे के मुंह जैसा दिखाई देने के कारण गधिया सिक्के के नाम से जाना जाता है। और ऐसे गधिया सिक्के त्रिभुवनगिरी, सिरोही, रैणी, नरबद और भी जगहों से प्राप्त हुए। ठीक है, इसके बाद में हमारा जो अगला है वो आता है मेवाड़ के सिक्के के बारे में। कई बार सवाल आपसे बन जाएगा कि मेवाड़ में कौन कौन से सिक्के, या ढींगला सिक्के के बारे में पूछ लेगा, किससे संबंधित है ये, चित्तौड़ी के बारे में पूछ लेगा। तो यहाँ पर चित्तौड़ी, ढींगला, ठीक है, त्रिशूलिया, भिलाड़ी, उदयपुरी, मुगली सिक्का, एलची, चांदोड़ी, स्वरूप शाही, फतेह शाही, भोपाल शाही, शाह आलमी, ये जो है मेवाड़ के सिक्के हैं। चांदी के सिक्कों को दुम्र व रूपक कहते थे। ठीक है, क्या नाम है इनका? द्रम व रूपक, ये होते थे दोस्तों चांदी के सिक्के, और तांबे के सिक्कों को करशापण कहा जाता था। ठीक है, ये समझने वाली चीज थी। इसके बाद में आते हैं झाड़शाही सिक्के। अब क्या ये ना चैप्टर 2 का ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन यहाँ पर है, जिसको आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आता है झाड़शाही के चिक सिक्के। तो जयपुर के कछवाहा नरेशों ने मुगल काल में झाड़शाही सिक्के चलाए, जो तोल में 1 तोला था। ब्रिटिश काल में चांदी के कलदार सिक्के के प्रचलन से ये जो स्थानीय सिक्के थे ये बंद हो गए। ठीक है दोस्तों, फिर आता है चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के। ये जोधपुर के महाराजा विजय सिंह, इनका टाइम पीरियड दोस्तों 1752 से 1793 ईस्वी का रहा है। ठीक है, इन्होंने मुगल बादशाह शाह आलम से आज्ञा प्राप्त करके सोने, चांदी व तांबे के विजयशाही सिक्के चलाए। ठीक है, इसमें गोल्ड भी है, ध्यान रखना आप ये चीज। चलिए मैं इसको मेंशन भी कर देता हूँ हैंड टू हैंड यहीं पर। यहाँ पर ना दोस्तों गोल्ड भी है, एक सेकंड। चलिए अब इसके बाद में और क्या है, फिर एक देखो इंपॉर्टेंट ये आता है कि सोजत पाली की टकसाल के सिक्के लिल्लूलिया लल्लू शाही कहलाते थे। ठीक है, इन सिक्कों पर श्री माताजी और महादेव शब्द भी उत्कीर्ण होने लगा। इन पर शाह आलम द्वितीय का राज्य वर्ष 22 अंकित होने के कारण इसे 22 सिक्के भी कहा जाता था। अलवर के सिक्के अक्षय शाही, राव शाही, अंग्रेजी पावाना। इसके अलावा एक ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है दोस्तों कि महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में अंग्रेजी सरकार से हुए समझौते के तहत अंग्रेजी सरकार द्वारा चांदी के गोलाकार सिक्के कुछ परिवर्तन के साथ बीकानेर टकसाल में भी ढाले गए। इन्हें गंगा शाही सिक्के कहते हैं। इन सिक्कों पर एक तरफ महारानी विक्टोरिया का चेहरा और उसके चारों तरफ अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस, इसके अलावा दूसरी ओर देवनागरी और उर्दू में महाराजा गंगा सिंह बहादुर अंकित थे। ठीक है, ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी। फिर आता है आपका कुचामानिया सिक्का। ठीक है, चांदी का ये सिक्का है, कुचामन ठाकुर द्वारा बनवाया गया था।
शाह आलम द्वितीय का इस पर 31वां राज्यवर्ष लिखा था, इसलिए इसे 31अंदा सिक्का कहते थे। और 22अंदा सिक्का किसे कहते थे? सोजत पाली की टकसाल के सिक्कों को, ठीक है। और इसे 31अंदा सिक्का कहते थे। बोपुशाही व बोरसी रुपया भी इसे कहा जाता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ से। मैं आपको कुछ भी फालतू नहीं पढ़ा रहा हूँ, वही पढ़ा रहा हूँ जहाँ से क्वेश्चन बने हुए हैं। और ये लास्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है आज के चैप्टर की। इसके बाद में अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे, जो कि आपका रहेगा कुछ जनपदों के बारे में और इससे रिलेटेड नामों के बारे में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम अपनी हिस्ट्री को धीरे धीरे कवर कर लेंगे। एक सिक्का एलची चला है, ये अकबर और जहांगीर के टाइम पीरियड से रिलेटेड है। महाराणा भीम सिंह की सिस्टर है चंद्रकुवरी। इनकी स्मृति में महाराणा भीम सिंह ने चांदोड़ी रुपया, अठन्नी, चवन्नी, दोअन्नी, एकन्नी ये चलाए थे और इन पर जो है फारसी अक्षर अंकित किए गए थे। ठीक है। अजय राज की राजधानी सोमल देवी थी, इनका एक नाम सोमलेखा भी है। इन्होंने अपने नाम से तांबे और चांदी के सिक्के चलवाए थे। फिर एक लास्ट टॉपिक है दोस्तों, दस्तूर कोमवार। ये लीडर आपका जयपुर से। दस्तूर कोमवार जयपुर राज्य के अभिलेखों की एक महत्वपूर्ण जो है ना इंपॉर्टेंट अभिलेख श्रृंखला है, एक सीरीज है, जिनसे जयपुर रियासत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक स्थिति की जानकारी मिलती है। दस्तूर जो है दोस्तों फारसी शब्द है, जिसका अर्थ है रीति, नियम, विधि, रहस्य, खोज, कायदा, और कौम का अर्थ है जाति। ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हमने कवर किया दोस्तों। एक सेकंड। और जो भी मैंने पढ़ाया वो सभी कुछ इंपॉर्टेंट था, उसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आपको सारा टॉपिक समझ में आए होंगे। बाकी अगर आप लोग नए हो तो आप लोग जुड़ जाओ इससे। इसके बाद में हम जनपदों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और इनसे रिलेटेड प्राचीन नामों के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे करके हम अपना सब कुछ कवर कर लेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम कवर करते हुए चलेंगे। चलो, राजस्थान पीसीएस के लिए आप तैयारी करते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो। हम इसी तरीके से अपनी सीरीज को कंटिन्यू करते रहेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ, जो लोग यूपी से हैं या आसपास के स्टेट से, अगर आप लोग समीक्षा अधिकारी की तैयारी करना चाहते हो, उत्तर प्रदेश वाले, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। समीक्षा अधिकारी के लिए अलग से हमने सीरीज चलाई हुई है, उसको भी हम कवर कर रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स में इस पर कवर करता रहता हूँ अपने चैनल पे। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहते हैं, जो भी अपडेट्स रहती हैं, उनको मैं लाता रहता हूँ। आप लोग पढ़ते रहो। और दोस्तों, आप लोग हिस्ट्री कवर करना चाहते हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। आप देखो, हमने एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छे से कवर की हुई है। आंसर राइटिंग भी हम इसमें करते रहते हैं। तो जो भी आपके काम की चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, चाहे आप पीसीएस को लेकर कवर कर रहे हो या आप आईएएस को लेकर कवर कर रहे हो, सारा कुछ इंपॉर्टेंट हमने, और स्पेशली हिंदी मीडियम के लिए टारगेट है हमारा, हिंदी मीडियम को। आगे मैं इसमें बाइलिंगुअल चीज़ों को समझाऊंगा ताकि इंग्लिश वालों को भी इसमें परेशानी ना हो। तो ये टारगेट को लेकर हम अपना चला रहे हैं। आप लोग जुड़ जाओ, जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस तरीके से पढ़ते रहो, अपनी तैयारी करते रहो। आगे हम मिलते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।